महाराष्ट्र के चुनावी राजनीतिक परिदृश्य पर एक और ठाकरे का उदय हुआ है। नाम है अमित ठाकरे, जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित ठाकरे। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके परिवार में या हम कहें आपके पिताजी ने कभी चुनावी राजनीति पर कदम रखने की कोशिश नहीं की, किंग मेकर बने रहे, लोगों को लड़ाया जिताया लेकिन खुद नहीं लड़ते। आप उस परिवार से, आपने कैसे ये कदम उठाया कि चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? सर, थोड़ी लंबी स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़े विस्तार में सुनाऊंगा। पहले तो हमारी जो पार्टी की मीटिंग थी एक राजगढ़ पे, उस पे मैंने जिस मीटिंग चालू थी और कौन लड़ने वाला है और थोड़ा सब लोग, मैं यहाँ से तो मैंने जस्ट एक कह दिया पार्टी मीटिंग में कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहाँ से नहीं बोला, यानी आपने कोई सीट भी नहीं मांगी कि कहीं से लड़नी? नहीं, मैंने कहाँ से बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ बोला कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं कहीं से भी, मतलब संभाजी नगर से भी लड़ने को तैयार था। अच्छा। कहीं से अगर साहब भेजते तो मैं पहले से काम चालू करता, अगर ना भेजते तो मैं महाराष्ट्र भर प्रचार करता। अच्छा, मतलब आपका जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें वो इस चुनाव में वैसा वो कर सके, ऐसा आपने मैंने देखा था कि महाराष्ट्र सैनिक किस प्रकार के एक मेहनत जो है उठा रहे हैं, राज साहब किस प्रकार की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा रहे हैं, जो मेहनत उनकी है वो मुझे दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में लाया साहब ने जो एक कुछ मांगे बिना ही जो कुछ दिया है जी। तो मुझे लगा कि मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहीं तो आके राजनीति में मेरा कुछ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पार्टी की तरफ कि मैं उतरूँ, मैं काम करूँ, मैं उनकी जैसे ही मेहनत करूँ। तो इसलिए मैंने वो बोल दिया और जो बोला वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोला। और जो बोला वो इसीलिए बोला क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे फादर जैसा मेरी जो है मेरी क्रेडिबिलिटी है, हैसियत या जो भी आप कुछ बोले वो मेरी उनकी जैसी नहीं है। मैं उनके जैसे रिमोट कंट्रोल बन के नहीं, क्योंकि मैं नहीं पार्टी चला पाता क्योंकि वो मेरा कैलिबर नहीं है। इसलिए मुझे लगता खून तो वही है, विरासत भी लगभग उसी तरह की है, कैलिबर तो बन जाता मुझे मालूम नहीं है। ये मेरा मानना है, मेरा नहीं है कि लाखों के जो स्पीचेस हैं जो साहब देते हैं, लाखों की संख्या सामने होती है। उसके बाद उनके जो 2009 में 13 एमएलएज चुन के आए, उसके बाद नासिक में सत्ता आई, पुणे में 28 नगर कॉरपोरेटर्स आए, मुंबई में आए। तो मुझे लगता नहीं कि लोगों के सामने जाके उनके कन्विंस करके मेरी उतनी हैसियत है कि मैं लोगों को तो इतना पहुंचूं और बढ़ा सकूं। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो सिस्टम में जाके मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर साहब ना बोलते तो मैं महाराष्ट्र भर प्रचार करने के लिए तैयार था, इसलिए मेरी तरफ से प्रेशर नहीं था। हाँ, लेकिन आप तैयार थे, आपने मन बना लिया था कि चुनाव लड़ना है अगर कहेंगे तो। हाँ, सीटें, कई सीटों पे चर्चा आई, नाम का आया, माहिम का भी आया था, सिवड़ी आया था, वर्ली, वडाला, जी, भांडुप भी आया था, लेकिन घूम फिर के आप माहिम में आ गए अपने घर के पास। नहीं, मतलब मैंने जैसे पहले आपको कहा कि मुझे मालूम नहीं था मुझे कहाँ से, जब लिस्ट बाहर आई और जब रिपोर्टर्स के फ़ोन चालू हुए तब मुझे पता चला ऑनेस्टली, क्योंकि उससे पहले बहुत बार साहब ने बात घर में ही नहीं पहुंच पाई थी। नहीं, क्योंकि घर में पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती। जब साहब ने मुझे 3 बार बुलाया और मुझसे कहा कि एक लोक प्रतिनिधि जो होता है उसके ऐसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेगा और ये सब तुम्हें जो है एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें लेना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो क्या? मैंने इतना ही उनसे कहा तीनों बार उन्होंने मुझे यही समझाया और तीनों बार मैंने इतना ही कहा कि मैं 100% तैयार हूँ। अगर आप ना चाहे तो ना दे, अगर आप चाहे तो मैं 100% तैयार हूँ, अगर आप ना चाहे तो मैं आपके साथ महाराष्ट्र भर घूमूंगा। तो माहिम ही आपको मिला, आपके भाग्य में माहिम सीट आई। शुरू में लगा जिस तरह से बीजेपी आपके समर्थन में आई तो लगा कि सदा सरवणकर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के वो बैठ जाएंगे तो बड़ी एक राह आसान हो जाएगी, लेकिन वो तो माने नहीं, आखिरी वक्त तक खड़े रहे और अब भी सामने मैदान में है। तो जो लड़ाई चल रही है उसमें लग रहा है अब थोड़ा सा भी कांटों भरी राह हो गई है। नहीं, मैं उस तरह का प्रेशर लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं अगर कोई सामने हो या ना हो, मेरा प्रचार वैसे ही होने वाला था। मैं डोर टू डोर जाने ही वाला था।
कोई सामने अकेला लड़ता तो भी मुझे लगता है कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर लोग एक छुट्टी लेके लाइन में खड़े रह के किसी को वोट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको मालूम होना चाहिए कि वो आदमी कौन है, उसका विज़न क्या है। तो कोई सामने हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कैंपेन वही होने वाला था, और अगर भगवान की कृपा से चुन के आओ, लोगों की कृपा से, तो मुझे लगता है कि काम भी मेरा वैसे ही रहेगा जो हाँ थोड़ा तो मन में आया होगा कि वो बैठ जाते तो अच्छा होता है या बैठ जाए तो अच्छा। नहीं, जेन्युइनली नहीं। और एमएनएस की तरफ से कोई अप्रोच भी नहीं किया गया उनको? मैंने साहब से पहले ही बोला था मेरे सीट के लिए मैं 10 सीट, क्योंकि जो न्यूज़ में आ रहा था हाँ। तो मेरा कि आपके बदले वो 10 बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हाँ। किसी को फ़ोन लगा रहे हैं कि उसको, मेरा फ़र्ज़ बनता है एक बेटे के तौर पर कि मैं जो न्यूज़ सुन रहा हूँ हाँ। कि जो प्रेशर, ये जो बात कर रहे थे कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हाँ। मैंने उनसे इतना ही कहा मेरे फादर से कि मेरे सीट के लिए हम 10 सीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सामने हो या ना हो, मैं मेरा 100% दूंगा। चलिए बढ़िया बात है। आप राज ठाकरे के बेटे हैं। राज ठाकरे का अपना एक अलग आभा मंडल है। उनके चेहरे का एक ऐसा रूप है कि बहुत से लोग ज़्यादा बोल भी नहीं पाते और वो अपनी विचार बहुत ही प्रखरता से रखते हैं। तो घर में जिस तरह से एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है, ठीक वैसा ही है कि थोड़ा बहुत आप जैसे हम थोड़ा सा सहम जाते हैं या रिपोर्टर भी पूछने में सवाल पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? जी, पर आप पूछते ही मतलब वो टेढ़ा सवाल आपका मतलब? मेरा सवाल उनका एक रिएक्शन आया इसलिए आप पूछते हैं। हमारा तो काम है। हम तो ऐसे ही सिंपल रहते हैं घर पे, क्योंकि हम ज़्यादा मतलब एज फादर सन मुझे लगता है कि हमारा रिलेशन बहुत डिफरेंट है। जो आपको जो साफ दिखते हैं वो घर पे नहीं वैसे होते, क्योंकि वो मुझे लगता है बाहर वैसे होते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र की परिस्थिति को समझते हैं और उनको एक वो फीलिंग है कि ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको सही में गुस्सा आता है उनको? हाँ, सही में गुस्सा आता है कि ऐसा जो महाराष्ट्र जो होता चला जा रहा है वैसा नहीं था महाराष्ट्र। और मुझे मालूम है कि वो क्या कर सकते हैं, उनको मालूम है वो क्या कर सकते हैं, पर वो अभी वक्त आ गया है जो 10 साल जो पहले हमें 2014 से थे, वो मुझे लगता है हमारे बहुत से लोगों के लिए बहुत ही भयानक मुझे लगता है वो 10 साल गए, क्योंकि काम करने के बावजूद हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी वो वक्त आ गया है, इसलिए हम सब तैयार हैं। आप चुनाव जहाँ से लड़ रहे हैं उसमें हर समाज के हर धर्म के लोग हैं, लेकिन आपके पिताजी हैं वो परप्रांतियों का मुद्दा उठाते हैं, परप्रांति नहीं आ सकते, नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है, मतलब परप्रांतियों का जो मुद्दा उठा है, अभी मैं बहुत जगह जा रहा हूँ। हाँ। जैसे कि माहिम में है, प्रभादेवी में है, जहाँ यूपी के लोग हाँ। मुझसे आके बात कर रहे हैं, टूटी फूटी मराठी में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब की बार आप ही। अच्छा, टूटी फूटी मराठी जो कुछ लोग तो भय दिखा रहे हैं एमएनएस आ गई है तो फिर उत्तरवादी डर जाएंगे। नहीं, वो मुझे यहाँ तक कि बीजेपी में भी खलबली मच जाए, ऐसा कुछ का एक फेल्ड ये होगा कोशिश। पर मुझे लगता है मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो मुझे लगता है कि उनको अगर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है हाँ। कि अगर आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य के लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप उनकी भाषा समझो, उनकी भाषा का रिस्पेक्ट करो और वहाँ चैन से जियो। हमारा इतना ही कहना है। आप यहाँ पे आके जो मराठी लोगों के जॉब्स है वो मराठी लोगों को ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और बाहर से लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं, तो यहाँ कहीं तो संघर्ष चालू होगा। तो भूमिपुत्रों का जो हक है, अधिकार है, उसके लिए वो जब भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। बहुत बार प्यार से बात करने की कोशिश की, पर अगर प्यार से लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, वैसे ही चीज़ है वो। और फिर कल वो वर्ली आए थे, यहाँ से भी उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर मेरी सरकार आती है तो 48 घंटे में लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों के वो निकाल दिए जाएंगे। सर, लाउड स्पीकर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान भाई जो है, बहनों जो है, उनको भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है साहब के पास वो जो यहाँ के लोग हैं वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार रहता है, वो उसको वो जो अजान होती है उससे बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप प्लीज़ उसका कुछ कीजिए। ये मुसलमान भाइयों ने आके साहब के पास बोला है। ये धर्म द्वेष नहीं है, ये व्यवहारिक दिक्कत है। नहीं है, मैं खुद उस मस्जिद में गया हूँ, इसलिए और मेरे लिए मुझे लगता नहीं कि मैं कास्ट या साहब कास्ट में बिलीव करते हैं या धर्म में बिलीव करते हैं, वो सिर्फ आदमी में बिलीव करते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है वो बंद होनी चाहिए।
लेकिन उन पे एक आरोप लगता है कि वो बार बार विचार बदलते रहते हैं। वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का विरोध करते हैं तो कभी समर्थन कर देते सर, हैं। आप एक एनडीटी चैनल चलाते हो, मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं आपका प्रोपोगेंडा क्या है, पर आप अगर एक आदमी ने अच्छा काम किया तो आप अच्छा बोलेंगे, उसी आदमी ने कल जाके बुरा काम किया तो क्या आप बोलेंगे कि नहीं नहीं कल अच्छा किया तो अब आदमी अच्छा है? आपका काम है लोगों तक सच्चाई लाना। अगर काम नहीं हो रहा है तो हमारा काम है, एक स्वतंत्र एक पार्टी है हमारी, हमारा काम है कि लोगों तक पहुंचाना कि इस आदमी ने आज का क्या, उस अगर आदमी बदलेगा तो हमारी भूमिका बदलेगी। इसलिए हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना कि क्या काम हो रहा है। जैसे कल अगर मैं कुछ गलती करूं तो आपका काम है मुझे आके समझाना, या फिर आप मीडिया के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि मेरी कहीं तो गलती हो रही है। पर परसों अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो आपका सेम कर्तव्य बनता है कि आप मेरे बारे में जाके अच्छा बोले। इसको भूमिका बदलने नहीं बोलते। यानी आंख मूंद कर किसी का समर्थन नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, मुद्दों पे करते। मुद्दों पे करते। अभी शिव तीर्थ पे उन्होंने वो 5 मुद्दे बोल के दिखाए जिसकी वजह से उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया। उसका एक मुझे लगता है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का जो हाँ, दर्जा मिला, वो उसमें से एक मुद्दा हम लोग ने फॉलोअप करके कर लिया। अब जो 4 मुद्दे हैं वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के बारे में सोचना, मुंबई के बारे में सोचना, बाकी के शहरों के बारे में सोचना, इतना ही मुझे लगता है साहब को समझ में आता है कि हमारा देश, हमारा राज्य कहीं तो बढ़ना चाहिए। उसके लिए भूमिका बदलनी नहीं होती, जो आदमी सही लगता है उसका हम लोग समर्थन करेंगे। आप ठाकरे परिवार से आते हैं। ठाकरे परिवार का एक अलग स्थान है मुंबई, मराठी, हिंदुओं के आम जनमानस में, लेकिन परिवार किसी कारणवश अलग हो गया। आप राज ठाकरे अलग हो के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज 18-19 साल उस पार्टी को हो गया। अब आप कहीं उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे हैं, वो पहले एक बार विधायक बन चुके हैं। तो आप दोनों में कैसा देखते हैं एक दूसरे को आप? मेरी इतनी बात नहीं होती तो मैं उनका जो है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी इतनी बातचीत नहीं होती। लेकिन मन तो दुखता होगा थोड़ा बहुत। नहीं, मन क्यों दुखेगा? क्योंकि जो मेरे पिताजी के साथ हुआ उससे मेरा मन दुखा, और मेरे पिताजी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो बाकी का जो हुआ उसके लिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मैंने सुना है, देखा है, जो उनके लोगों से, मतलब बहुत सारे शिवसैनिकों ने मुझे बताया कि क्या हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये कहीं तो मेरे लिए मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, और मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ़ दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे लिए वो दरवाजे बंद हैं। इतना स्पष्ट वक्ता राजनीति में कैसे टिक पाएगा? राजनीति में तो कहते हैं कि बहुत ही झूठ चलता है, फरेब चलता है, पीछे की बातें चलती है। आप तो एकदम स्पष्ट सामने बोल देते हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि जो है वो है। मुझे जो काम करना है मुझे मालूम है, मेरे इंटेंशंस क्लियर है। माहिम में चुन के आओ या कुछ भी हो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मेरा विजन क्लियर है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हार जीत का डर नहीं लगता? हार जीत का डर नहीं लगता। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, वैसे तो 6 उम्मीदवार हैं। हाँ, यहाँ लेकिन पे। 3 मजबूत हैं। नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या संदेश लेके जा रहे हैं लोगों के, मतदाताओं के बीच आप, कि क्या करेंगे माहिम के लिए? पूरे महाराष्ट्र का विजन रख रहे हैं पिताजी की तरह, या फिर सिर्फ माहिम विधानसभा महाराष्ट्र का विजन भी एक तैयार है जो पिताजी ने ब्लूप्रिंट के तौर से आप सबके सामने लाया है। माहिम का एक विजन है कि मैं यहाँ 32 साल से मैं यहाँ रहा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ। एक जो समंदर किनारा है वो बहुत मुझे तकलीफ़ देता है कि इतना खूबसूरत एक हमें नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ दी है, उसका हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, वो ख़राब होते चला जा रहा है। मुझे लगता है इतना कचरा वहाँ पड़ा होता है, महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि रात में ड्रग्स लेके लोग बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे समंदर किनारे देखे हैं, और यहाँ से आपको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। अगर ये साफ़ हुआ, आप शैक्स ला सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स ला सकते हो, आप फूड ट्रक्स ला सकते हो। इतने लोगों को एक रोज़गार जो है जो मिल सकता है। ये मेरा पहला विज़न है। दूसरा, शिवाजी पार्क की जो परिस्थिति हुई है, मतलब जहाँ सचिन तेंदुलकर सर जैसे एक महान भारत रत्न खेले हैं, वहाँ के लोग मुझे आके अगर बोल रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पिचेस वी प्लेड ऑन, तो कुछ कर सकते हैं क्या आप? मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि क्योंकि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कुछ करने की, अभी आने वाला हूँ। दूसरा, पार्किंग का मुद्दा है, रोड्स के पॉटहोल्स का मुद्दा है, लोगों के घरों में पानी की टंकी है पर पानी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो लोगों को मिलनी ही चाहिए। उसके आगे जाके हम लोग को एक सपना देखना चाहिए कि माहिम कैसा होगा, मुंबई कैसी होगी, महाराष्ट्र कैसा होगा।
तो मुझे लगता है वो मैंने और मेरे फादर ने एक सपना देखा है, और जो है वो ये बेसिक चीज़ें तो है जो मैं अगर चुन के आऊँ भगवान के कृपा से, लोगों की कृपा से, तो मैं कल कर सकता हूँ। आप एक युवा चेहरा हैं। युवाओं की बड़ी समस्या है शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और रोज़गार जल्दी मिल नहीं रहा है। तो आपसे लोगों की उम्मीद भी होगी। नहीं सर, इस सब एक बार एक सत्ता देखे तो देखो। वैसे तो किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुद्दे हैं। एक बार हाथ में पावर देखे तो देखो। मायावती के साथ आप चले गए होते तो शायद सत्ता भी साथ में रहते। मायावती के साथ चले गए होते अलग लड़ने के बजाय राज जी, तो हो सकता है शायद सत्ता का स्वाद भी चले। स्वतंत्र पार्टी है हमारी। हमारे अनेक जो महाराष्ट्र सैनिक है उन्होंने गए 10 साल 15 साल बहुत काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ जाके हमें जो फ्रीडम है वो मिलता सीट शेयरिंग में। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। और साहब का मतलब यही विजन था कि जो इतने सारे लोग हैं जो डाउनफॉल में भी नहीं चले गए, जो लॉयल्टी जो हम लोग, मैं बहुत ही प्राधान्य देता हूँ पॉलिटिक्स में लॉयल्टी को, क्योंकि बहुत कम दिखने को मिलती है। तो मुझे लगता है उनको एक चांस मिलना चाहिए था और जो मिला है। इसलिए बाद इलेक्शन के बाद जो होगा मतलब वो साहब का कॉल है। आप लॉयल्टी की बात करें राजनीति में, पार्टियां आज इधर रहती हैं कल दूसरी जगह चली जाती हैं। 3 पार्टी प्रमुख थी, आज 6 पार्टी हो चुकी है। एनसीपी के 2 भाग हो चुके हैं, शिवसेना के 2 भाग हो चुके हैं। लॉयल्टी बची का है, हम चुनकर देते हैं किसी और को और वो बैठते हैं कहीं और जाके। इसलिए तो सर ये आपको मौका मिला है, अभी आपको मौका मिला है, ये ताकत आपके हाथ में है कि जो चुन के आए, जिन्होंने आपके वोट्स को जो इम्पोर्टेंस नहीं दिया और जो 2019 से जो मुझे लगता है वो एक भयानक राजनीति चालू हुई, मुझे लगता है आपको मौका मिला है उनको शिक्षा देने का, एक पनिश करने का। तो मुझे लगता है आप वो इस्तेमाल कीजिए। तो इस बार आप कॉन्फिडेंट है एकदम कि माहिम से आप आएंगे? कोई सामने है मानते किसी? कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, मेरे 100% दे रहा हूँ, उसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, मेरे को आना है तो मुझे लगता है लोग ही मुझे चुन के ला सकते हैं, पर मैं ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और 100% दे रहा हूँ। लेकिन एक बात और है कि एक हिंदुत्व की एक बृहद राह पकड़ ली है राज ठाकरे जी ने। पहले वो सिर्फ महाराष्ट्र भूमि पुत्र की बात किया करते थे, तो कहीं आप भी मानते हैं कि हिंदुत्व जो है एक बृहद है, वो भी आपके साथ चलेगा? मतलब क्योंकि इंजन जब आपको कब से लगता है हम हिंदू बन गए? हिंदू तो पहले से हम सभी एग्जैक्टली उसकी राह पकड़ना विचार तब आपका एक ये हुआ कि हिंदुत्व की तरफ गए। उसके पहले भी हम लोग ने हिंदुओं के लिए, मराठी लोगों के लिए बहुत सारे आंदोलन लिए। झंडा बदलने के बाद आपका एक विचार बदला कि हिंदुत्व की तरफ गए। इसलिए ऊपर वो झंडा, मुझे लगता है कि साहब का एक सपना था कि उनको वही चाहिए था। 2006 में जब हमने पार्टी स्टार्ट की तब बहुत सारे लोग थे जिनके ओपिनियंस और लेके हम लोग ने वो 4 कलर झंडा बनाया था। मुझे लगता है कि ये साहब का ड्रीम था कि ऐसा झंडा हो, और मुझे लगता है वो लाने के बाद उससे पहले भी और उसके बाद भी हम हिंदू ही हैं। इसलिए ना धर्म चेंज हुआ है और ना ही एक नारा चल पड़ा है, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का है। नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। आप उसमें भरोसा रखते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मतलब मैंने सुना भी नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस अभी माहिम ही है। इसलिए मैंने बाहर क्या हो रहा है मैं ऐसा ब्लाइंडर्स लगा के अभी चल रहा हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और ठहरे शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन अभिजीत का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।